नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आज हम माइनर टेस्ट 6 देखेंगे। ये आपका जीके जीएस वाला पेपर है, उसका टेस्ट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। सैंडल सभ्यता स्थल के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। ठीक है, सैंडल सभ्यता के बारे में हमें असत्य कथन बताना है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सैंडल स्थल हड़प्पा से आद्य शिव की आकृति अंकित एक मोहर प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से? हड़प्पा से। ये जो है अपना असत्य हो जाएगा, बाकी सारे कथन जो है वो सत्य हैं। तो हम पहले सत्य कथनों को देखेंगे। काली मिट्टी निर्मित एक हड़प्पाई मर्तबान ओमान से प्राप्त हुआ है, तो ये अपने सही है। सैंडल सभ्यता से प्राप्त मोहरों से जहाज व नावों के चित्रांकन प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। सैंडल सभ्यता की चंदहुदड़ो बस्ती से शिल्प उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। ठीक है, और ये जो आद्य शिव जो है उनकी जो आकृति जो अंकित मोहर है वो अपने को कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, ना कि हड़प्पा से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इसलिए ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ हड़प्पा लिखा है इन्होंने, बाकी सारे कथन सही हैं। चलिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2, निम्न में से असुमेलित है प्राप्त साक्ष्य और सभ्यता स्थल। तो इसमें से असुमेलित बताना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नमस्ते की मुद्रा में बैठी मूर्ति बनावली, ये क्या है? अपना गलत हो जाएगा। बाकी सारे जो है वो सही सुमेलित है। तो देख लेते हैं। कांस्य दर्पण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, ये मोहनजोदड़ो से। प्यासे को कौवे की कहानी का चित्रण, ये अपने को कहाँ से मिला है? लोथल से। और लोथल की जो खोज है वो किसने की है? तो एस.आर. राव ने। किसने की है? अपने एस.आर. राव ने खोज की है। कब? 1957 में। ठीक है, 1957 में एस.आर. राव ने लोथल की खोज की है, और यहाँ से जो है प्यासे कौवे की कहानी का चित्रण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3, वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। भारत के संबंध में उक्त वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो भारत के बारे में जो ये कथन है, ये कहाँ हमें प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। विष्णु पुराण जो है वहां पे इसका जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समाज के लिए निर्धारित आचार संहिताएं व मानदंडों का संकलन मनुस्मृति में हुआ है। दूसरा, मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की सूची भी प्राप्त होती है। उपरोक्त में से सत्य कथन है, तो सत्य बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 व 2 दोनों ही क्या है? अपने सत्य कथन है। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, मनुस्मृति जो है ये अपने आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। ठीक है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, और ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके दूसरी शताब्दी ईसा के मध्य संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो मनुस्मृति कौन सी भाषा में लिखा गया? अपने संस्कृत भाषा में लिखा गया। कब से कब तक? तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी तक जो है इसके बीच में इसको लिखा गया आपने। ठीक है, मनुस्मृति को। ठीक है, और फिर मनुस्मृति में उल्लेख क्या है? तो मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची भी मिलती है, जो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दे रखा था। फिर मनुस्मृति में राजाओं को राज्य की सीमाओं पर गुप्त निशान स्थापित करने की सलाह भी दी गई है। ठीक है, क्या कहा गया राजाओं को कि ये मान लो राज्य की सीमा है, तो इसकी सीमा पर गुप्त निशान लगाने की सलाह भी दी गई है। ठीक है, तो ये सारे मनुस्मृति में लिखे हुए हैं। और मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर सभी पुत्रों का समान अधिकार था। ठीक है, जो पैतृक जायदाद जो होती है उस पर सभी पुत्रों का समान अधिकार था, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र होता है यानी कि जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको विशेष भाग दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारी उल्लेख जो है, ये सारी बातें जो है अपने मनुस्मृति में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5, जैन ग्रंथ उत्तर ध्यान सूत्र के आलोक में निम्न कथनों का परीक्षण कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला, इसे महावीर स्वामी की अंतिम वाणी माना जाता है। दूसरा, इसमें कमलावती नामक रानी का उल्लेख भी प्राप्त होता है। यह जैन ग्रंथ के दिगंबर पंथ का धर्म ग्रंथ है।
इसमें से हमें सही कूट का चयन करना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हैं और बाकी तीसरा वाला क्या है अपने गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तर ध्यान सूत्र जो है ये महावीर स्वामी का इसको अंतिम वाणी माना जाता है। ठीक है, और इसमें कमलावती नामक एक रानी का भी उल्लेख होता है जो अपने पति को सन्यास के लिए समझा रही होती है। ठीक है, इस रानी का क्या उल्लेख है कि भाई अपने पति को सन्यास के लिए समझा रही होती है। और तीसरा वाला कथन क्या अपने गलत है, क्योंकि ये दिगंबर पंथ का जो ग्रंथ नहीं है, ये अपने श्वेतांबर जो है ना, श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर जो है उनका जो है ये अपना धर्म ग्रंथ है। चलिए, और बाकी इतना ही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6, बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद सिद्धांत का तात्पर्य है। ठीक है, तो पहला तो अपने को ये ध्यान रखना होगा कि क्षणिकवाद सिद्धांत कौन से धर्म का है, तो ये अपने बौद्ध धर्म का है। फिर अब इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि इसका तात्पर्य क्या है। तो इसमें अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट हो जाएगा, संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है और अस्थायी है। ठीक है, ये है अपना क्षणिकवाद का अर्थ। ठीक है, कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वो परिवर्तनशील है, अस्थायी है और गतिशील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 7, मगध महाजनपद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन बताना है। ठीक है, मगध महाजनपद की बात हो रही है, इसमें अपने को असत्य कथन बताना है। तो इसमें अपना असत्य हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपने क्या है असत्य है कि मगध की आरंभिक राजधानी तक्षशिला थी। तो ये सबको पता है कि ये भाई ये अपना क्या है गलत है, ये तो कोई छोटा बच्चा भी इसको सही कर देगा। ठीक है, बाकी सारे जो है सही है, तो देख लेते हैं। मगध, यहाँ पर व्यापारिक मार्ग व लोहे की प्रचुरता से समृद्ध नगरों का विकास हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, लोहे की प्रचुरता थी और व्यापारिक मार्ग भी बहुत अच्छा था, इसलिए यहाँ पे समृद्ध नगरों का विकास हुआ। अन्य महाजनपदों को जीतकर भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, 16 महाजनपद जो थे तो मगध ने लगभग सभी को जीत लिया और विशाल साम्राज्य बनाया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का संबंध भी मगध साम्राज्य था। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों ही राजवंशों ने जो है शासन किया। ठीक है, तो थोड़ा अब ये सारे तो सही हो गए, अब हमें ये भी देखना होगा कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। तो इससे पहले जो है आरंभिक राजधानी से पहले मगध के बारे में थोड़ा और हम देख लेते हैं, है ना। तो मगध जो है वो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ये भारत का एक शक्तिशाली जो है महाजनपद था। ठीक है, और मगध के आसपास लोहे की प्रचुरता थी और लोहे से उन्होंने मजबूत औजार और हथियारों का निर्माण किया। व्यापारिक मार्ग और लोहे के अयस्क की बहुतायत के कारण गंगा नदी क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ। वहाँ वो पूरा जो एरिया है वो गंगा नदी क्षेत्र था। ठीक है, और इनके पास हाथी बहुत ज्यादा थे, है ना, मगध साम्राज्य के पास। तो इनके पास हाथी सेना बहुत अधिक होने के कारण मगध जो है वो अन्य महाजनपदों को जीतता गया और विशाल साम्राज्य बन गया। ठीक है, और इस पर देखो हर्यक, मैंने बताया ना ये हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के राजा कौन थे, एक तो थे बिंबिसार और एक थे अजात शत्रु, है ना। फिर शिशुनाग वंश में शिशुनाग मुख्य राजा था। फिर नंद वंश में महापद्म नंद और घनानंद जो है वो राजा थे। ठीक है, और बौद्ध और जो जैन लेखक है उन्होंने मगध की महत्ता का कारण जो है, यानी कि मगध इतना इम्पोर्टेंट क्यों है या मगध इतना विशाल क्यों है, तो इसका कारण क्या बताया कि यहाँ पर विभिन्न शासकों की नीतियां बताई कि यहाँ के शासकों ने जो नीतियां बनाई वो बहुत ही अच्छी नीतियां बनाई, इसलिए जो है मगध इतना विशाल साम्राज्य बन गया। और मगध की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग वाली देखें, हम सबसे आरंभिक राजधानी देखें तो गिरिवज्र थी। कौन सी थी, गिरी वज्र। ठीक है, फिर उसके बाद ये वज्र। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरी देखें तो ये अपने पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बन गई। ठीक है, बाद में जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया है। तो पाटलिपुत्र कहाँ पे ही, वर्तमान जो पटना है उसको जो है राजधानी बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8, चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वहां से ये चंद्रगुप्त जो है संज्ञा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, थोड़ा सा चंद्रगुप्त के बारे में भी हम फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है उन्होंने जो ये विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य जो है इनके सहयोग से 25 वर्ष की आयु में जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, किसको, घनानंद जो है इसको हराकर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और कब की, तो 321-22 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने
अपने इसकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। किसके सहयोग से? तो चाणक्य के सहयोग से। चलिए आगे जो है हम और डिटेल्स देखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 9। अशोक के धम्म की शिक्षा देने हेतु नियुक्त अधिकारियों को कहा जाता था। ठीक है, जो अधिकारी धम्म की शिक्षा देते थे उनको क्या कहा जाता था? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धम्म महामात्र कहा जाता था। और अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे और सातवें स्तंभलेख में दी गई है। ठीक है, धम्म की अगर हम परिभाषा देखें तो किसमें? दूसरा और जो सातवां स्तंभलेख है उसमें जो है ये दी गई है। और अशोक के 5वें शिलालेख से उसके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में उच्च धर्माधिकारी धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो देखो धम्म की परिभाषा अलग है और नियुक्ति अलग है। तो धम्म की परिभाषा तो दूसरे और सातवें लेख में दे रखी है, लेकिन अगर पूछे कि भाई इनकी नियुक्ति का उल्लेख कौन से मतलब उसमें है, ठीक है, तो ये अपने किसमें है? 5वें शिलालेख जो है, ठीक है, 5वां शिलालेख जो है उसमें जो है इनकी नियुक्ति का उल्लेख है कि भाई राज्याभिषेक के 13वें वर्ष जो है इनकी नियुक्ति की गई धम्म महामात्रों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10। संगम साहित्य में आदिमयी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूमिहीन जो मजदूर है, ठीक है, संगम काल में भूमिहीन मजदूरों को कड़ैसियर अथवा आदिमयी कहा जाता था। ठीक है, एक और वर्ड है मैं ये लिख देती हूँ इनको, कड़ैसियर। ठीक है, कड़ैसियर या फिर अधिमयी कहा जाता था। ठीक है, जो भूमिहीन जो मजदूर होते थे इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11। दक्षिण पथ का स्वामी किसे कहा जाता था? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सातवाहन शासक जो है इनको जो है दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता था। ठीक है, और ये सातवाहन वंश की स्थापना कैसे हुई? तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। क्या था? सुशर्मा के मंत्री सिमुक ने उसकी हत्या कर दी। यानी कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा था तो उसका एक मंत्री था सिमुक। कौन था? सिमुक। ठीक है, उसने क्या किया कि इस सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। और राजधानी जो है किसको बनाया? तो धान्यकटक या फिर धरनीकोट। ठीक है, राजधानी किसको बनाया? धान्यकटक या धरनीकोट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 12। गुप्त शासकों के संबंध में असत्य कथन है। अब अपने को गुप्तों के बारे में असत्य बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति में स्कंदगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्या है अपने गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। तो देख लेते हैं फटाफट। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम था, सही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है, काफी एग्जाम्स में पूछी गई है आपको। ठीक है, और आपको आगे भी पूछ सकते हैं इस फैक्ट को कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे, समुद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, द्वितीय, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये याद रखना है कि कुमारगुप्त प्रथम जो है इसके संस्थापक थे। फिर नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की, ये भी सही है। तो ये तीसरा वाला जो है अपने गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फटाफट से इसको देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य को कि इसकी स्थापना जो है वो 275 ईस्वी में अपने श्रीगुप्त ने की। ठीक है, और श्रीगुप्त ने जो है महाराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराज की उपाधि। प्रयाग प्रशस्ति जो है, जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है प्रयाग प्रशस्ति, इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। किसका? स्कंदगुप्त नहीं, किसका? समुद्रगुप्त। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त जो है उसकी विजयों का उल्लेख अपने को मिलता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो समुद्रगुप्त का पुत्र था, जो सभी गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा योग्य शासक था। ठीक है, तो सबसे योग्य कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसने जो है अपने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, फिर चीनी यात्री जो हैंसांग है ना, उसके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शकादित्य कुमारगुप्त यानी कि कुमारगुप्त प्रथम था। तो जो चीनी यात्री हैंसांग है उसने क्या बोला कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो कौन है? शक्रादित्य। मैं लिख देती हूँ, ऐसा भी लिखा सकता है ना, शक्रादित्य, यानी कि अपने कुमारगुप्त प्रथम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्तकालीन साहित्य व लेखकों में असुमेलित है, असुमेलित बताना है इसमें। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोड़बाहु, ये प्रवर सेन, ये क्या है अपने गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो गोड़बाहु है इसका जो है अपने करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने इसके लेखक कौन है गोड़बाहु के? तो वाकपति राज है। कौन है? वाकपति
राज, ठीक है। वाघपति राज है अपने इसके लेखक। बाकी सारे सही हैं तो फटाफट देखते हैं। मुद्रा राक्षस का कौन है? विशाख दत्त, सबको पता है। मेघदूत का कालिदास, सबको पता है। कामसूत्र का वात्स्यायन, ठीक है। और भी काफी सारे हैं। स्वप्न वासव दत्ता भास ने लिखा, फिर कामसूत्र तो हमने देख ही लिया है, फिर अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, है ना। और अमरकोश अमर सिंह ने लिखा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। तो ये काफी सारे हैं तो हमको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, ठीक है। राष्ट्रकूटों की राजधानी, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मान्यकेत थी, ठीक है। अब जो है राष्ट्रकूटों की जो भाई राजवंश है, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने। कौन? दंती दुर्ग। ये नाम भी इतने खतरनाक खतरनाक है इनके, ठीक है। तो दंती दुर्ग ने जो है 736 ईस्वी में, 736 ईस्वी में जो है दंती दुर्ग ने जो है इसकी स्थापना कर दी। और दंती दुर्ग जो है वो वातापी के चालुक्यों के अधीन एक सामंत था। दंती दुर्ग क्या है? जो वातापी के जो चालुक्य है उनके अधीन जो है एक सामंत था। और इनकी जो राजधानी है ये अपन ने देख ही ली कि भाई मान्यकेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित चोलकालीन मंदिर और निर्माताओं में से असुमेलित है। ये भी असुमेलित, ये कला वाले है ना, लगभग क्वेश्चन आप देख लेना असुमेलित पूछते हैं, सुमेलित नहीं पूछेंगे। या फिर असत्य है ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब बच्चों को पहले ही ट्रेन कर देते हैं ये लोग कि भाई तुम कैसा भी पेपर है उसके लिए ट्रेन हो जाओ। तो मेरे हिसाब से तो ये टेस्ट सीरीज जो है ये सब लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए थी। पर काफी सारे लोगों को ना मतलब ध्यान ही नहीं होता कि भाई टेस्ट सीरीज कब शुरू हो रही है, वो नहीं रह पाता ध्यान। और काफी सारे बच्चे गाँव में रहते हैं तो ये मतलब वहाँ पे नहीं होती है ऑर्गेनाइज ये टेस्ट सीरीज, है ना। तो इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे बच्चों के लिए मैं ये सॉल्यूशन लेके आई ही हूँ, है ना। तो आपका भी ऐसा ऐसा कोई फ्रेंड है जो ऐसा ही की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो शेयर जरूर कर देना ताकि उसकी थोड़ी सी मदद हो जाए, है ना। तो देखो असुमिलित बताना है इसमें अपने को। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऐरावतेश्वर मंदिर। ये विजयालय ये अपने क्या है गलत हो जाएगा। ये इन्होंने जो है इसका निर्माण नहीं किया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना क्या होगा, ऐरावतेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण किसने कराया? तो राज राज चोल द्वितीय ने कराया, ठीक है। बहुत खतरनाक नाम है, ठीक है। क्या नाम है? राज राज चोल द्वितीय, ठीक है। चोल द्वितीय जो है इन्होंने इसका निर्माण कराया। बाकी सारे सही है तो देख लेते हैं। राज राजेश्वर मंदिर राज राज प्रथम, इंपॉर्टेंट है याद रखना है। राज राजेश्वर मंदिर राज राज प्रथम। फिर गंगई कोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम। फिर चोलेश्वर नरता मलाई मंदिर विजयपाल। ये अपने क्या है सारे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16। भरूच स्थित बंदरगाह का यूनानी नाम है, ठीक है। भरूच वाला जो बंदरगाह है उसका यूनानी नाम पूछा है आपने तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोरी गाजा। ये सारे देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये ना एनसीईआरटी में दे रखा है काफी सारा मैटर, तो है ना। तो ये देखो बोरी गाजा जो है ये इसका यूनानी नाम था। और ये बंदरगाह एक सकरी खाड़ी में स्थित था। यहाँ से यूरोप के लिए व्यापार किया जाता था, ठीक है। यानी कि ये भरूच स्तरीय बंदरगाह जो है ना बोरीगाजा, ठीक है। भरूच को ही बोरीगाजा कहा गया ऐसा समझ लो। तो ये मतलब यहाँ से यूरोप के लिए जो है व्यापार होता था। और यहाँ से क्या क्या मतलब भेजा भेजा जाता था या क्या क्या आयात किया जाता था। तो देखो जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र का तो निर्यात किया जाता था। और आयात में क्या किया जाता था कि शराब हो गई, टीन सस्ता सॉरी टीन सीसा, है ना, मूंगा पुखराज सोना चांदी, इनका जो है अपने क्या आयात किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ पे क्या आएगा ये अपने को बताना है, ठीक है। ये अपने मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं तो इसमें अपना सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 246 यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18। एक परिवार में 8 व्यक्ति KLMNOTU और V है, जिनमें से 3 विवाहित युगल और उनके बच्चे हैं। M U की सास है, L की एकमात्र भतीजी, V U की पुत्री है, N K की भाभी है, K और L भाई है, T N का पुत्र है और O का पोता है। L N से किस प्रकार संबंधित है? अपने को क्या पूछा है? L जो ये N से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है पति है, ठीक है। एल जो है एन का पति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 19। अनुक्रम 16 36, ठीक है, 78 144 222 में आगे का नंबर है। इसमें अपने को आगे बताना है कि आगे का कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें अपना फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा,
324 जो है अपने ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसको कैसे निकाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 3 इंटू 5 प्लस 1 करेंगे तो अपने क्या आएगा 16। फिर अपन देखेंगे कि 5 इंटू 7 प्लस 11 करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन 11 इंटू 13 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 11 इंटू 13 प्लस 1 करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। फिर 13 इंटू 17 प्लस 1 करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा 222 आ जाएगा। अब लास्ट में क्या पूछा है तो 17 इंटू 19 प्लस 1 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 324 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17 इंटू 19 प्लस 1 ये अपना, ठीक है। आप लोग आराम से करके देख लेना कॉपी पेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 20 उस पद का चयन करें जो निम्नांकित श्रृंखला में आगे आएगा, ठीक है। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है ये अपने क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की बहन है, a इंटू बी का अर्थ है कि a b की पत्नी है, a डिवाइड बाई b का अर्थ है कि a b का पिता है, और a माइनस b का अर्थ है a b का भाई है। निम्नांकित में से किस यथार्थ का अर्थ है कि t p की बहन है, सॉरी t p की बेटी है, ठीक है। तो इसमें से अपने को ये बताना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये अपने क्या है सही हो जाएगा, ठीक है। आराम से आप इसको सॉल्व करना, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, निरुपमा दीपक की माँ है, यामिनी के इकलौते बेटे की शादी निरुपमा से हुई है, कार्तिक दीपक के दादाजी है, कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है। तो कार्तिक और अंकित का संबंध पूछा है कि भाई ये कैसे संबंधित है। तो इसमें अपना थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा पिता है, ठीक है। कार्तिक जो है वो अंकित के क्या है अपने पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 23 दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। तो ये सब श्रृंखला सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, तो यहाँ क्या आएगा ये अपने को बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा 176 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 निर्यात संवर्धन मिशन के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। ए यह मिशन एमएसएमई उद्योगों पर केंद्रित है, ठीक है। निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में हमें देखना है, ठीक है। एमएसएमई उद्योगों पर केंद्रित है। बी इस मिशन की कार्यावधि 2025-26 से 30-31 तक रहेगी। सी यह मिशन 2 एकीकृत उप योजनाओं निर्यात प्रोत्साहन व निर्यात दिशा के माध्यम से संचालित किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये अपने को बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये अपने तीनों ही क्या है ये सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा निर्यात संवर्धन मिशन को जो है देख लेते कि ये कब शुरू हुआ, ठीक है। तो 12 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 की अनुपालना में निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी प्रदान की। तो मंजूरी कब प्रदान की तो ये अपने एक सेकेंड, हाँ 12 नवंबर 2025 को जो है इस मिशन को मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से 30-31 के लिए जो है 25,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया, ठीक है। तो कब से कब तक के लिए तो ये 25-26 से 30-31 तक के लिए कितना मतलब परिव्यय कितना खर्च वर्च किया जाएगा इस पर, तो लगभग 25,000 करोड़ जो है वो अपने खर्च किया जाएगा। और यह एमएसएमई पर केंद्रित है, ये आपने देख ही लिया एमएसएमई उद्योग जो है उन पर केंद्रित है। और यह मिशन 2 एकीकृत उप योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा। तो 2 उप योजना कौन कौन सी है देख लिए अपने, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन फटाफट। 25 सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM को बढ़ावा देने की योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला
ये है ना सिंटेड है, क्या है ये सिंटेड, ठीक है, ये सिंटेड है। पहला, इस पहल का उद्देश्य भारत में प्रतिवर्ष 6000 मैट्रिक टन एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। कितना? 6000 मैट्रिक टन। बी, इस योजना की अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है। सी, इस योजना के अंतर्गत वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा 5 सफल आवेदकों को प्रतिवर्ष 12,000 मैट्रिक टन विनिर्माण क्षमता आवंटित की जाएगी। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका सेकंड ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएगा, ए और बी सही है, सी अपने क्या है गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य भारत में प्रतिवर्ष जो है, प्रतिवर्ष कितना अपना जो है लक्ष्य रखा गया है, तो 6000 मीट्रिक टन, ठीक है, एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट उत्पादन क्षमता स्थापित करना अपना टारगेट रखा गया है। और अवधि कितनी होगी इसकी? 7 वर्ष होगी। ठीक है, और इस योजना के तहत वैश्विक जो प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा 5 सफल आवेदकों को प्रति वर्ष 1200 मैट्रिक टन विनिर्माण क्षमता आवंटित की जाएगी। यहाँ 12,000 लिख दिया इन्होंने, इसलिए गलत हो गया। कितना? 1200, कितना? 1200 जो है मैट्रिक टन विनिर्माण क्षमता आवंटित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26, राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, 8-9 नवंबर को इस कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ में किया गया। बी, इस कॉन्क्लेव की थीम सतत शहरी विकास और शासन रखी गई। सी, इस कॉन्क्लेव के द्वारा हुडको द्वारा अर्बन डेवलपमेंट विंडो लॉन्च की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, अब सत्य नहीं पूछा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए और सी जो है ये अपने क्या है, सत्य नहीं है, बी वाला सही है, यानी कि ये दोनों कथन क्या है अपने गलत है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय शहरी जो अपने कॉन्क्लेव है इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि दो तो फैक्ट इसके क्या है अपने गलत हो गए हैं। तो देखो, इसका आयोजन सबसे पहले 8 से 9 नवंबर 2025 को यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? अपने नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे। इसके बाद इस कॉन्क्लेव की थीम क्या थी? तो सतत शहरी विकास और शासन इसकी थीम थी। फिर इसका आयोजक, ठीक है, आयोजक ये कौन था? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार इसका आयोजक था, इसने इसको आयोजन करवाया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, ये इस कॉन्क्लेव के दौरान जो देखो हुडको है, ठीक है, तो हुडको की जो है ये पहल है, इसे निजी निवेश आकर्षित करने और विश्व बैंक और एशियाई बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से दीर्घकालीन रियायती और प्रतिस्पर्धी वित्त पोषण तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, तो क्या है, इससे कोई देखो ये अर्बन डेवलपमेंट विंडो वगैरह लॉन्च नहीं की गई है अपने। अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो जो है लॉन्च की गई है, क्या है? अर्बन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो जो है लॉन्च की गई है, ना कि डेवलपमेंट वाली। तो ये अपने सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकू अजरबैजान में जो है इसका आयोजन किया गया। भारत के केंद्रीय संचार राज्य मंत्री जो है डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने भारत का नेतृत्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब देखो दूर संचार की बात है तो उसी का कोई मंत्री जाएगा, है ना। तो केंद्रीय संचार जो अपने राज्य मंत्री है कौन? पेम्मा सानी चंद्रशेखर, इन्होंने भारत का नेतृत्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28, 7 से 9 नवंबर तक गुरुग्राम में आयोजित 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 में सर्वोत्तम अभ्यास परियोजनाओं के लिए दिए गए विभिन्न पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पुरस्कार श्रेणी दे रखी है और पुरस्कार विजेता शहर दे रखा है। अपन इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ऐसे सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो इसमें अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या है अपने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर कौन सा है? अपने चेन्नई है। फिर सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला उदयपुर है अपना। और सर्वश्रेष्ठ हरित परिवहन पहल वाला शहर कौन सा? अपने हैदराबाद।
ठीक है, तो ये अपने सारे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2026 में भारत की महिला रोजगार क्षमता 51.5% रहेगी। बी, भारतीय नौकरियों में गिग वर्कर्स की भूमिका 16% हो गई है। सी, राजस्थान देश का 10वां सबसे अधिक रोजगार क्षमता वाला राज्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, अब इसमें भी क्या पूछा है? सत्य नहीं पूछा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा। केवल ए और सी जो है ये अपने क्या है? सही नहीं है, यानी कि खाली बी वाला ही क्या है? अपने सही है, बाकी ये दोनों क्या है? गलत है। तो अब इनको देख लेते हैं अपन। जो अपना इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 जो है इसको जारी कौन करता है? तो कौन जारी करता है? वैश्विक शिक्षा तथा प्रतिभा समाधान संगठन जो है, ठीक है, कौन सा? वैश्विक शिक्षा तथा प्रतिभा समाधान संगठन जो है इसको जारी करता है। अब इसमें निष्कर्ष क्या क्या आए, ठीक है, क्या क्या बताया गया? तो इसमें भारत को एक उभरती हुई स्किल फर्स्ट इकोनॉमी के रूप में दर्शाया गया। क्या बोला है? उभरती हुई स्किल फर्स्ट इकोनॉमी, ठीक है, फर्स्ट, ये फर्स्ट स्किल फर्स्ट इकोनॉमी के रूप में दर्शाया गया है। और भारत की जो रोजगार क्षमता है ना, जो ये अपने यहाँ क्वेश्चन है, देखिए ये बीच में एक कॉल आ गया था दोस्तों, तो अपन देख रहे थे कि ये रिपोर्ट देख रहे थे, है ना। तो देखो इसमें भारत की जो रोजगार क्षमता है 2026 में 56.35% हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई है रोजगार क्षमता? देखो सिर्फ रोजगार क्षमता अगर हम देखें, देखो सिर्फ रोजगार क्षमता हम देखें तो वो कितनी हो गई है अपने 56.3 हो गई है। कितनी हो गई है? 56.3 हो गई, ठीक है, 3% हो गई। लेकिन अगर इसमें से महिला रोजगार क्षमता देखें तो कितनी, यहाँ पे तो 51 लिखी है लेकिन कितनी हो गई है? 54% हो गई है। कितनी हो गई? 54% महिला हो गई है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स जो है देखो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद इसमें देखो राजस्थान देश का 10वां सबसे अधिक रोजगार क्षमता वाला राज्य है, तो ये भी क्या है? फैक्ट अपने गलत है, ठीक है। भारत जो है ना, वो सबसे ज्यादा भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सबसे ज्यादा रोजगार क्षमता वाले हैं, ठीक है। कौन सा है? यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां। कौन सा है? 10वां नहीं है भाई, 8वां है, ऊपर है थोड़ा। तो साथ ही महिलाओं का कार्य करने हेतु सबसे पसंदीदा राज्य भी राजस्थान ही है। मतलब अगर महिलाएं काम करना चाहें तो उनका सबसे फेवरेट जो स्टेट है वो कौन सा है भाई? राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान थोड़ा सेफ राज्य है बाकी राज्यों के कंपैरिजन में। तो ये अपने क्या है? फैक्ट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इन चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को कुल 202 सीटें प्राप्त हुई। बी, इन चुनावों में कुल 13% मतदान हुआ। सी, बिहार की 18वीं विधानसभा में सम्राट चौधरी व आलोक कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने। उपयुक्त में से सत्य कथन है, सत्य बताना है इसमें अपने को। तो इसको दोस्तों देखो इन्होंने कर दिया है डिलीट। अब क्यों किया है वो तो हम देख लेंगे बाद में, पर हम जो है बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बिहार की 18वीं विधानसभा के चुनाव, कौन सी विधानसभा? 18वीं विधानसभा के चुनाव 6 व 11 नवंबर को 2 चरणों में हुए, ठीक है। कितने चरणों में हुए? 2 चरणों में, 6 और 11 नवंबर को हुए। और इसकी जो मतगणना है वो कब हुई? 14 नवंबर को हुई। तो ये तीनों डेट याद रखनी है। 6 और 11 नवंबर को तो चुनाव हुए, 14 नवंबर को जो है रिजल्ट बताया, ठीक है। मतदान प्रतिशत जो है वो कितना रहा? तो 67.13 जो है मतदान प्रतिशत रहा। इसके बाद यहाँ का सीएम कौन बना? तो नीतीश कुमार जो है, कौन बने? नीतीश कुमार, ठीक है। नीतीश कुमार जो है यहाँ के सीएम बने लगातार 10वीं बार, ठीक है, सॉरी 10वीं बार जो है यहाँ के जो है अपने नीतीश कुमार यहाँ के सीएम बने। और ये 22वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। कौन से? 22वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक है। इसके बाद सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, जो हमने देख लिया था, है ना। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने। 243 सीटों पर हुए चुनाव, ठीक है। देखो
और कितनी सीटों पर हुए थे? 243, ठीक है, 243 सीटों पर चुनाव हुए। इसमें से जो है एनडीए जो है इसको 202 मिली, तो अपन ने देख ही लिया था, है ना, ये 202 सीटें। एनडीए को कितनी मिली? अपने 202 सीटें मिली। फिर जो महागठबंधन था उसको कितनी मिली? 35 सीटें मिली। फिर जन स्वराज को 0 और अन्य को 6 सीटें। ये सारा अपना बिहार विधानसभा चुनाव था। एक बार फटाफट से इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव 18वीं ये विधानसभा के लिए चुनाव हुए, 2 चरणों में हुए, 6 और 11 नवंबर को हुए, और इसका रिजल्ट जो है 14 नवंबर को आया, ठीक है। रिजल्ट क्या आया ये भी देख लेते हैं। 243 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितने? 243 सीटों पर, जिसमें से 202 जो है ये अपने एनडीए को मिला, 35 जो है महागठबंधन को, 6 अन्य को और जन स्वराज को 0 मिला, ठीक है, सीटें। फिर इसके बाद सीएम कौन बना? तो नीतीश कुमार जो है वो यहाँ के सीएम बने, जो 22वें सीएम के इन्होंने सीएम के रूप में शपथ ली, ठीक है। 10वीं बार जो है ये सीएम बने हैं, ठीक है। इसके बाद अपने जो ये उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये कौन बने हैं उप मुख्यमंत्री? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 2 उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं। कुल मतदान प्रतिशत अगर हम देखें तो ये 67.13 मतदान प्रतिशत हुआ है। तो ये सारे जो है फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 31 पे। कोप 30 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 10 से 21 नवंबर तक लिस्बन, पुर्तगाल में किया गया। बी, इस सम्मेलन के दौरान वन संरक्षण के लिए 150 अरब डॉलर का फंड जुटाने हेतु उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण हेतु स्थायी सुविधा TFFF स्थापित की गई। सी, कोप 30 का आयोजन जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा किया जाता है। इसमें से हमें सत्य कथन बताना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। केवल सी है ना, ये सही है, ठीक है। बाकी सारे क्या है? दोनों क्या है? गलत है। अब थोड़ा हम कोप 30 को देख लेते हैं फटाफट कि इसका आयोजन जो है 10 से 21 नवंबर 2025 में किया गया। कहाँ पे किया गया? बेलेम, ब्राजील में किया गया। कहाँ पे? बेलेम। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? बेलेम, ठीक है। बेलेम ये ब्राजील में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है, ब्राजील में। इसके बाद आयोजन करता कौन था? तो हमने देख ही लिया कि ये UNFCCC यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। फिर इसमें कोप 30 में सभी 105 देशों ने सर्वसम्मति से बेलेम पैकेज को अपनाया, ठीक है। कितने देश थे? तो 105 देश थे। इन सभी ने सर्वसम्मति से अपने बेलेम जो पैकेज था इसको अपनाया, जिसका उद्देश्य पेरिस समझौते के क्रियान्वयन को तेज करना है। पेरिस समझौता जो हुआ था, ठीक है। अब कोप 30 में अब भारत का क्या है? भारत ने उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण हेतु स्थायी सुविधा TFFF स्थापित करने की ब्राजील की पहल का स्वागत किया, ठीक है, जिसका लक्ष्य वन संरक्षण हेतु 125 अरब डॉलर का फंड जुटाना है। कितना? तो ये वन संरक्षण हेतु 150 नहीं, कितना? 125 डॉलर, 125 अरब डॉलर का फंड जुटाना है, ठीक है। और ये पहल किसकी है? तो ब्राजील की है, और भारत ने इसका स्वागत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 32 पे। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1020 मेगावाट की पुनरुत्थान प्रथम जल विद्युत योजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना भारत व डैश के द्विपक्षीय समझौते के तहत निर्मित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, भूटान जो है, भारत और भूटान की ये जो है अपने ये परियोजना हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 33। G20 समिट 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। G20 समिट। ए, इस समिट का आयोजन नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। बी, यह इस समिट का 12वां संस्करण था। सी, इसकी थीम सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रखी गई। डी, इस समिट के दौरान भारत ने अफ्रीका में 1 लाख प्रशिक्षक तैयार करने हेतु G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर पहल लॉन्च की। उपयुक्त में से सत्य कथन है, सत्य बताना है अपने को इसमें, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा। ए और सी सही है, ठीक है। बी और डी जो अपने क्या है? गलत है। ये दोनों क्या अपने गलत है।
तो अब देख लेते हैं कि भाई ये अपने G20 समिट 2025 को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये इसका कौन सा संस्करण था G20 का, तो ये इसका 20वां संस्करण था। कौन सा था? 20वां संस्करण था, ना कि 12वां। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 22 से 23 नवंबर तक। कब से कब तक? 22 और 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया, जो हमने ये देख ही लिया है ना, पहला वाला। इसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने की, तो दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने। किसने? सिरिल रामफोसा। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे सिरिल, ठीक है, सिरिल रामफोसा, रामफोसा, ठीक है, इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की है। इसकी थीम क्या थी, तो हम देख ही चुके कि सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सेंसिबिलिटी इसकी थीम थी। फिर इस सम्मेलन में अमेरिका, रूस और चीन समेत 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अनुपस्थित रहे, ठीक है। मतलब 7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो नहीं आए, ठीक है। कौन कौन से? अमेरिका, रूस और चीन और अन्य देश। अब इस G20 में भारत, ठीक है, भारत का क्या क्या रोल था या भारत ने क्या क्या किया, तो इसमें प्रधानमंत्री ने 6 सूत्रीय विचार प्रस्तावित किए। कितने? 6 सूत्रीय विचार जो है प्रस्तावित किए। वैश्विक कौन कौन से थे, तो वैश्विक पारस्परिक ज्ञान भंडार, G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर पहल, फिर G20 वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया टीम, ओपन सैटेलाइट डेटा साझेदारी, क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी पहल और ड्रग टेरर नेक्सस पर G20 पहल, है ना। तो ये वाला देखो, डी वाला गलत क्यों हुआ है, क्योंकि इसके दौरान भारत ने अफ्रीका में 1 लाख नहीं, कितना, 10 लाख प्रशिक्षक तैयार करने के लिए, कितने, 10 लाख, 1 लाख नहीं आएगा यहाँ पे, 10 लाख प्रशिक्षक तैयार करने, तो G20 स्किल्स अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर पहल लॉन्च की है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 34, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात दितवाह से प्रभावित हुए श्रीलंका को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया, ठीक है। तो जो चक्रवात आया था दितवा, इसको श्रीलंका की मदद के लिए हमने कौन सा जो चलाया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, ऑपरेशन सागर बंधु जो है ये अपने सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35, जस्टिस सूर्यकांत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, ये सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। बी, ये हिंदी में शपथ लेने वाले भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। सी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है हमको इसमें, तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो अपने करेक्ट हो जाएगा। ए और सी सही है, बी वाला क्या है, गलत है, ठीक है। अब जो है अपने जस्टिस सूर्यकांत जी जो है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि करंट में है तो क्वेश्चन आ सकता है इनसे, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो हरियाणा में हुआ, ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत जी का। और ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने 24 नवंबर 2025 को, कब, 24 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू के समक्ष जो है जो अपने CGI के रूप में शपथ ली, और ये फरवरी 2027 तक पद पर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस BR गवई के बाद हिंदी में शपथ लेने वाले तीसरे CGI हैं। तो हिंदी में शपथ लेने वाले पहले नहीं है, कितने, कौन से हैं, तीसरे CGI है। इनसे पहले 2 मुख्य जो है अपने न्यायाधीश इन्होंने ले ली है। कौन कौन है ये, जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस BR गवई ने। इनके शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ उसमें भूटान, केन्या, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के CJ जो है ना मुख्य न्यायाधीश भी आए थे, ठीक है। इन्होंने 52वें CGI जस्टिस BR गवई का स्थान लिया है, ठीक है। तो जस्टिस BR गवई के स्थान पर ये नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 36, 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों का वितरण किया, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है उसके बारे में अपने को ये निम्न युग्मों पर अपने को विचार करना है, ठीक है। पुरस्कार श्रेणी दे रखी है और विजेता दे रखा है। तो देखो, सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र को बताया है, फिर सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय जो है नवी मुंबई महाराष्ट्र को बताया है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत ये ओयामाकुलम तमिलनाडु को बताया है, और सर्वश्रेष्ठ जिला जो है उत्तरी क्षेत्र वो लखनऊ यूपी को बताया है। अब ये पूछ रहा है कि भाई इसमें से कितने युग्म सही हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सारे फैक्ट्स आने चाहिए तो ही सही बता सकते हो आप, है ना।
तो इसका जो है अपने सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 युग्म सही हैं। अब वो 2 कौन से हैं और गलत कौन से हैं ये भी अपने को देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। और दोस्तों आंसर देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह की आपको सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, ठीक है। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ आपकी हेल्प हो जाती है तो जरूर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताना। और कोई भी दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दे। और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। वहाँ पे भी अपने सब्सक्राइबर्स हैं काफी सारे, ठीक है। और पीडीएफ जो है दोस्तों कल डाली जाएगी, ठीक है। आज नहीं डालूंगी मैं, कल डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना वहां से। तो चलिए अपन आंसर पे आते हैं। ये सारे काम तो आप कर ही लोगे, कहने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो अगर आपको मैटर अच्छा मिलेगा तो आप ऑटोमेटिक जो है चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है अपने महाराष्ट्र है, तो ये अपने सही है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय जो है नवी मुंबई है, ये भी अपने सही है। फिर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत कौन सी है अपने, ये अपने ओयाकुलम जो है नहीं है, कौन सी है। तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत 2 है, तो अपन देख लेते हैं। एक तो है, देखो मैं लिख देती हूँ, दुब्बी दुब्बी ग नी पल्ली, ठीक है। ग नी पल्ली ये पूरा है नाम, ठीक है, एक साथ है ये, मैंने नीचे लिख दिया, जगह नहीं थी। तो दुब्बी गनी पल्ली, ये कहाँ है अपने आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। एक और है पयम, क्या नाम है, प, ठीक है, पयम, ये अपने कहाँ पे है, केरल में है। 2 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है, एक तो हो जाएगा अपने दुब्बी गन्नीपल्ली जो आंध्र प्रदेश में है, और पयम ये अपने केरल में है। और सर्वश्रेष्ठ जिला जो है जो उत्तरी क्षेत्र का है वो मिर्जापुर है। कौन सा है, मिर्जापुर, सबने देखी होगी मिर्जापुर। तो सर्वश्रेष्ठ जिला जो है कौन सा है, मिर्जापुर, ठीक है। तो ये अपने सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं देखो व्याख्या करते हुए चल रही हूँ, तो इसलिए। क्वेश्चन 37, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई। बी, इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए। इस प्रतियोगिता का खिताब भारत ने जीता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सही बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल बी और सी सही है, ए वाला क्या है अपने गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम आईसीसी महिला विश्व कप 2025 को फटाफट से देख लेते हैं। कौन सा संस्करण था, तो 13वां संस्करण था। कौन सा, 13वां संस्करण। इसका आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत में किया गया, ठीक है। कब से कब तक, तो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में किया गया। यानी कि इसका मेजबान कौन हुआ, तो भारत हुआ। कौन हुआ, तो भारत। तो ये तो फिर क्या है, गलत हो गया, दक्षिण अफ्रीका, है ना। इसके बाद इसमें जो है और श्रीलंका जो है सह मेजबान था, ठीक है। मेजबान तो भारत था और श्रीलंका सह मेजबान था, कुछ मैचेस वहां पे भी हुए थे। फिर विजेता कौन हुआ, तो भारत हुआ। जीता कौन, तो भारत। और उप विजेता कौन, तो साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है इसका अपने उप विजेता हो गया। और सबसे ज्यादा जो है अपने विकेट किसने लिए, तो दीप्ति शर्मा ने लिए। और भारत ने जो है साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जो है अपना पहला आईसीसी महिला विश्व कप अपने नाम कर दिया, ठीक है। फाइनल कहाँ पे हुआ था, तो डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में जो है ये फाइनल हुआ था। कहाँ पे, डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में। ये सारा अपना देख लिया है अपने विश्व कप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38, 28 नवंबर 2025 को नीलगिरी श्रेणी के चौथे स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट का डैश का मुंबई से जलावतरण किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, आईएनएस तारागिरी जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, पृथ्वी में ये देखो पूरा ये समुद्र जल है, इसका मानक रूप है। अभी देखो इसका मानक रूप पूछ लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। ये इसका अपने मानक रूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40, यदि x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये देखो ए देख रखा है, x प्लस 1/x एक परिमेय संख्या है। बी, x माइनस 1/x का एक अपरिमेय संख्या है।
सी x प्लस 1/x का स्क्वायर x माइनस 1/x एक परिमेय संख्या है, और ये डी वाला भी ऑप्शन आप देख लेना कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से सही विकल्प हमको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने 40 का 4 जो है ये अपने क्या है करेक्ट है, ए बी डी सही है, ठीक है, ए बी डी सही है, सी वाला क्या अपने गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इसका जब अपन को देखेंगे, इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या आएगी, इसलिए ये क्या गलत हो गया, क्या आएगा अपरिमेय संख्या आएगी, इसलिए क्या है गलत हो गया, बाकी सारे जो है सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 स्टार का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि वह, ठीक है, ये पूरी संख्या दे रखी है, को 8 से विभाजित किया जा सके। तो इसका न्यूनतम मान पूछा है इसमें, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका न्यूनतम मान 3 होगा, ठीक है। देखो, वह संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो वह सभी संख्या 8 से भाज्य होगी, ठीक है। क्या बोला है कि वह संख्या जिनके अंतिम 3 अंक, ठीक है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो वह सारी संख्या 8 से भाज्य होगी, ठीक है। तो जैसे 632 को पर 8 से डिवाइड करेंगे तो 79 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें अतः जो अपना ये जो है इसका मान कितना होगा, 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 24 की पावर 11 प्लस 2048 की 32, 13 और 256 से विभाज्यता की जांच कीजिए। विभाज्यता की जांच करनी है, डिविजिबिलिटी है ना, इसका देख लेती हूँ। अच्छा, ये इतना ही आंसर, ठीक है। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 32, 13 और 256 की प्रत्येक से विभाज्य है, ठीक है। ये क्या है, प्रत्येक से विभाज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, 73 जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 दो संख्याओं के बीच का अंतर 1146 है, ठीक है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल 4 और शेषफल 6 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 1526 जो है ये अपना क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आप लोग है ना इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आंसर देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। कोई अगर आपको गलत लगता है, डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, पहली बात तो ये कि मेरा जो मैथ्स का जो मीडियम था वो इंग्लिश था, तो मुझे हिंदी में समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं समझाने बैठूंगी भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसलिए आप आराम से जो है सॉल्व करते रहिए इसको, ठीक है, और आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन 45 300 से 700 तक ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 तथा 7 से विभाजित होती है। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है ये अपने करेक्ट हो जाएगा, 9 जो है अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 ये देखो, ये अपने को संख्या दे रखी है पूरी, इसका दशमलव प्रसार पूछा है, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है इसमें अपने को, ठीक है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, शांत। शांत यानी कि टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 अमृत कालखंड विकसित राजस्थान @2047 के तहत निम्न में से कौन सा संकल्प अपनाया गया है। इसमें से कौन से संकल्प अपनाए गए हैं ये अपने को देखने हैं। ए, राजस्थान को 2028-29 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। दूसरा, वर्ष 2047 तक राजस्थान को $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। और सी, सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों व स्मार्ट सिटी सहित अवसंरचना का विस्तार। इसमें से अपने को सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों ही अपने क्या है सही हो जाएंगे, मतलब ये तीनों ही जो अपने लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 वर्ष 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान का जीएसडीपी अनुमानित है।
तो राजस्थान का जीएसडीपी, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17.04 लाख करोड़ रुपए जो है ये अपने सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये सारे जो आंकड़े हैं, देखो आर्थिक समीक्षा अब आएगी नई वाली, तो आप वही करके जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49, निम्न कथनों पर बजट भी आने वाला है, ठीक है। एक दो दिन में शायद बजट भी आने वाला है, तो आप लोग आराम से उसको बजट को देखना, उससे काफी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो अच्छे से उसको पढ़ना, ठीक है। और बजट के जो की पॉइंट्स है, अगर आप कहोगे तो मैं उसका 10 मिनट का एक वीडियो लेके आ जाऊंगी, शॉर्ट वीडियो, तो आप लोग मेरे को बता देना कि आपको बजट का वीडियो चाहिए क्या। चलिए क्वेश्चन 49, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, पिछले 5 सालों 2020-21 से 24-25 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी लगातार बढ़ रही है। बी, कोविड प्रभावों के बावजूद 2020-21 में भी राजस्थान की स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी में वृद्धि सकारात्मक रही। सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, केवल ए सही है, बी वाला क्या है अपने गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2000 जो ये अपना जो ये है ना गलत, ठीक है, ये गलत वाला क्या है ये मैं बता देती हूँ कि कोविड प्रभावों के बावजूद 2020-21 में राजस्थान की जो अपने ये स्थिर कीमतों पर, ठीक है, स्थिर कीमतों पर जो जीएसडीपी थी वो वृद्धि दर क्या है नकारात्मक रही थी। पहली बात तो यहाँ क्या आएगा सकारात्मक की नकारात्मक आएगा, ठीक है। क्या रही थी तो -1.82% रही थी, ठीक है, -1.82% अपने रही थी, ठीक है जीएसडीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 50, वित्त वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर जिलेवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मात्रा में दृष्टिकोण से शीर्ष 5 जिलों का अवरोही क्रम है, ठीक है। तो अवरोही क्रम इसमें अपने को बताना है। अवरोही क्रम यानी कि अधिक से कम, ठीक है, ज्यादा से कम हमको जाना है, शीर्ष से नीचे की ओर जाना है। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर और भीलवाड़ा जो है ये अपने क्या है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य बताना है इसमें से अपने को, तो आराम से आप पढ़ लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इसमें अपना थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है अपने करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2024-25 स्थिर कीमत में राज्य की जीएसडीपी देश की कुल जीडीपी का 5% से अधिक अनुमानित है, ये क्या है अपने असत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे सही हैं तो बाकी सारों को भी देख लेते हैं। स्थिर कीमतों पर, ठीक है, एक होती है देखो दोस्तों स्थिर और एक होती है प्रचलित कीमत, है ना। तो स्थिर कीमत पूछी, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024-25 में राजस्थान की जीएसडीपी की वृद्धि दर 7.82 रही है, सही है। 2025-26 स्थिर कीमत में राजस्थान की जीएसडीपी में वृद्धि दर भारत की कुल जीडीपी में वृद्धि दर से अधिक रही, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा वाला गलत है जो अभी हम देख लेंगे। चौथा, वर्ष 2024-25 स्थिर कीमत में राज्य की जीएसडीपी लगभग 9.06 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, ये भी सही है। और जो तीसरा वाला है उसमें क्या है कि 2024-25 स्थिर कीमत में राज्य की जीएसडीपी देश की कुल जीडीपी का 4.90 रहना अनुमानित है। 5% अधिक नहीं दोस्तों, कितना है 4.90% अनुमानित है, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52, वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीएफसीएफ के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। असत्य बताना है अपने को इसमें, ठीक है। तो इसमें से अपना असत्य कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है ये अपने असत्य हो जाएगा। जीएफसीएफ में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र विनिर्माण है, ठीक है, ये क्या है अपने गलत हो जाएगा। बाकी सारे जो है अपने सही हैं तो देख लेते हैं। यह राज्य की जीएसडीपी का 29.45% है, सही है। राज्य का अनुमानित जीएफसीएफ यानी कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, ठीक है, इसको सकल स्थायी पूंजी निर्माण बोलते हैं। तो ये कितना है हमारा अनुमानित 4.48 लाख करोड़ रुपए है, सही है। जीएफसीएफ में सर्वाधिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक जो है अपना सेक्टर, उसका योगदान कितना है 21.73 है। अब ये तीसरा वाला जो है पॉइंट गलत है कि इसमें सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण गलत है। सबसे ज्यादा योगदान जो है किसका अपने निर्माण क्षेत्र का है, किसका है निर्माण जो क्षेत्र है उसका सबसे ज्यादा योगदान हो जाएगा, ठीक है। कितना है लगभग 2.06
लाख करोड़ रुपए जो है इसका योगदान है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है? निर्माण क्षेत्र का, ना कि विनिर्माण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 53, राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में जीएसवी अनुमानित है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15.70 लाख करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 54, वित्त वर्ष 2024-25 स्थिर कीमत में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय एवं उसमें वृद्धि दर क्रमशः अनुमानित है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय बतानी है और उसमें वृद्धि दर भी बतानी है हमको। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय पूछी है, हमको स्थिर और प्रचलित दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें स्थिर कीमत पर और ये प्रचलित कीमत पर, ठीक है, तो स्थिर पर जो है वो तो कितनी है? 96,638 है। ठीक है, और यही अगर हम प्रचलित कीमत पर अगर हम देखें प्रति व्यक्ति आय, तो वो अपनी कितनी हो जाएगी? 185,053, यानी कि 1,85,000 और ये 53 रुपीज। ठीक है, ये अपनी क्या है? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। तो ये तो देखो अपनी स्थिर 96,000 तो स्थिर है और ये अपने प्रचलित पे 185 है। कितनी है? 185। अब अगर हम वृद्धि दर देखेंगे तो कितनी आ जाएगी? अपने स्थिर पर तो 6.88% हो जाएगी। ठीक है, और अगर प्रचलित पे देखें तो 11.04%। ठीक है, पूरा याद नहीं रखे तो 11% याद रखना है आपको। ठीक है, इससे आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष है। ठीक है, थोक मूल्य जो सूचकांक है, तो इसका करेक्ट आंसर अपने थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1999-2000 जो है ये अपना आधार वर्ष है। ठीक है, ये 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56, सुमेलित करना है अपने को सूचकांक और 2024 में उसका मूल्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए मिलान कर लेते हैं फटाफट। देखो थोक मूल्य सूचकांक इसका जो है 2024 में कितना है? तो ये अपने कितना है? 394 है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अपने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक वाला। तो इसका अपने का कितना है? ये अपने पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 1383 सही हो जाएगा। फिर सीपीआई संयुक्त, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा? 188.75 वाला हो जाएगा। और सीपीआई औद्योगिक, तो ये 127.4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आराम से देखो, कोई चीज आपको अगर याद नहीं है तो उसको याद करते हुए चलना। ठीक है, आप सोचोगे कि मैं मतलब बाद में कोई नहीं, अभी तो ऐसी वीडियो देख लेता हूँ फिर बाद में याद करूंगा, नहीं, आप याद करते हुए चलो और उसको एक कॉपी में उसको मतलब कहीं एक पेज पे लिखो कि भाई मुझे ये चीजें याद नहीं है, मुझे इनको रिवाइज भी करना है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए टाइम थोड़ा कम ही बचा है, पता नहीं आरपीएससी कैसा पेपर बनाएगी कोई नहीं जानता दोस्तों, है ना। चलिए क्वेश्चन 57, राजस्थान में सितंबर 2020 से किन केंद्रों के लिए आधार वर्ष 2016 100 पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है? तो कौन से जो है, इसका आंसर अपना जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर जो है ये अपना क्या है? सही हो जाएगा आंसर। ये तो सबको पता ही होने चाहिए ये तीनों जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, स्थिर कीमतों पर जिलेवार प्रति व्यक्ति आय में 2024-25 में शीर्ष 3 जिले हैं। तो सिर्फ 3 जिले बताना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलवर, जयपुर, राजसमंद जो है ये अपने क्या है? शीर्ष 3 जिले हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59, निम्न में से राष्ट्रीय आय की गणना हेतु सही विकल्प है। इसमें से सही सूत्र जो है अपने को देखो बताना है कि इसमें से कौन सा सही विकल्प हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, ये क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। ठीक है, जिसमें से सी क्या है? निजी अंतिम उपभोग व्यय है। आई क्या है? सकल निजी निवेश है। और जी सरकारी व्यय है। एक्स माइनस एम क्या है? निर्यात माइनस और निर्यात में से आयात को घटाना। ठीक है, तो ये अपना जो है सूत्र पहला वाला क्या है? अपने सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 पे, निम्न में से हस्तांतरण भुगतान नहीं है। इसमें से हस्तांतरण भुगतान कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु किया गया भुगतान जो है ये अपने क्या है? हस्तांतरण भुगतान नहीं है।
ठीक है। हस्तांतरण भुगतान क्या होता है कि यह सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया जाने वाला ऐसा भुगतान है जो बिना किसी उत्पादन कार्य के बदले में किया जाता है। मतलब यह हस्तांतरण भुगतान सरकार करती है और ऐसे ही करती है, मतलब कि भाई ऐसा होना कि भाई लोग कुछ सरकार को दे रहे हैं और सरकार उसके बदले में नहीं, लोग कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ सरकार ही जो है ये भुगतान करती है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन हो गई, बेरोजगारी भत्ता हो गया, छात्रवृत्तियां हो गई, है ना। वृद्धावस्था पेंशन जो है देखो देती है लोग सरकार बूढ़े लोगों को, बूढ़े लोग थोड़ी कुछ देते हैं कि भाई ये धन ले लो, नहीं देते ना। फिर बेरोजगारी भत्ता देती है और काफी सारे बेरोजगार जो है अपने दोस्त जो है उठा रहे होंगे इसका फायदा, उठाना भी चाहिए। और छात्रवृत्तियां भी देती है ना, स्कॉलरशिप्स। और हस्तांतरण भुगतान जो है इसको जो अपने राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हस्तांतरण भुगतान जो है इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की आय विधि को मूल्यवर्धन विधि कहा जाता है। दूसरा, जीडीपी में विदेशी शुद्ध साधन आय शामिल कर देने से देश की जीएनपी ज्ञात की जा सकती है। उपयुक्त में से सही कथन है तो इसका सेकंड ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएगा। केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला क्या अपने क्या है गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला क्या अपने गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो पहला वाला गलत कैसे है कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की जो आय विधि को मूल्यवर्धन विधि, ये क्या है गलत है, ठीक है। आय विधि नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सी विधि आएगा अपने उत्पादन विधि जो है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी आएगी उत्पादन विधि। तीन विधियां है ना राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की, उसमें से जो उत्पादन विधि जो है इसको जो है मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है, ठीक है। एक है आय विधि, एक है व्यय विधि और एक है उत्पादन विधि, ठीक है। तो उत्पादन विधि को जो है मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। और दूसरा वाला फैक्ट जो है अपने सही हो ही गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 62। निम्न में से कौन से मद राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किए जाते हैं। नीचे दिए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है, ठीक है। जैसे बोनस दे रखा है, ग्रेच्युटी दे रखा है, स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य और मालिक के मकान में रहने का मकान पर आरोपित किराया। तो कूट इनमें से कोई मत नहीं, केवल एक, ठीक है। ये जो बताना है हमको कि कौन कौन से शामिल है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सभी पहली दूसरी तीसरी चौथी सारी मदें जो है अपने राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल की जाती है, ये सारी मदें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 63। निम्न में से कौन सा असत्य है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि के साथ देश की निर्धनता और बेरोजगारी घटनी चाहिए, ये क्या है गलत हो जाएगा, ठीक। बाकी सारे सही हैं। तो मैं फटाफट से एक बार पढ़ लेती हूँ। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि की अपेक्षा अधिक विस्तृत अवधारणा, ठीक है। ये तो मतलब है ही कि आर्थिक विकास जो है समृद्धि की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि के लिए देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि पर्याप्त है। और आर्थिक विकास के साथ आय की असमानता कम होती है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। ये भी क्या है अपने सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला ये जो है अपने क्या है गलत है कि देखो देश की निर्धनता और बेरोजगारी का कम होना अनिवार्यतः आर्थिक समृद्धि से संबंधित नहीं है। कि ऐसा नहीं कि भाई देश की निर्धनता और बेरोजगारी कम हो जब भी आर्थिक समृद्धि होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक विकास के साथ जरूर निर्धनता और बेरोजगारी घटनी चाहिए। देखो आर्थिक समृद्धि जो है एक थोड़ी छोटी मतलब अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास बहुत विस्तृत जो है अवधारणा है ना। तो आर्थिक समृद्धि जरूरी नहीं कि आर्थिक समृद्धि हो तो देश की निर्धनता यानी कि गरीबी और बेरोजगारी घटेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हमारा आर्थिक विकास हो रहा है तो फिर हमारी निर्धनता और जो ये है अपना बेरोजगारी ये घटनी जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 64। आर्थिक समृद्धि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्थिक समृद्धि कोई अर्थव्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरा, यह जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को प्रतिबिंबित करता है। उपयुक्त में से सत्य कथन है। तो सत्य अपना इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही क्या अपने गलत हो गए हैं, है ना। तो ये देखो आर्थिक समृद्धि से संबंधित है ही नहीं, ये दोनों अपने किससे संबंधित है आर्थिक विकास से है। या आर्थिक विकास होता ना अगर तो ये दोनों सही होते हैं, आर्थिक विकास से संबंधित है दोनों ही फैक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए क्या है गलत हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 65।
आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति के तत्व के रूप में निम्न में से कौन से उपाय अपनाती है? ठीक है, तो प्रसारवादी मौद्रिक नीति के तो कौन कौन से अपनाती है? देखो, रेपो दर में कमी, रिवर्स, ठीक है, रेपो रेट यानी कि आर लिखा होता है, रिवर्स रेपो रेट यानी कि ये रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक दर में कमी, ठीक है, और फिर सीआरआर में वृद्धि। तो इसमें से देखो, ये आप सोचोगे कि हम यहाँ से देख के रट लेंगे, तो देखो ये एक टॉपिक जो है ये समझने वाला है ना। तो अगर आपने ये टॉपिक को समझा है तो आप इसको, और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने एक बार समझ लिया ना तो आपके हर बार क्वेश्चन सही होंगे। इकोनॉमिक्स का ये ऐसा टॉपिक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं समझा और आपको लग रहा है कि यार डर वर लग रहा है मुझे, तो दोस्तों एक बार है ना इसको समझ लो, आपके हर बार क्वेश्चन सही होंगे। देखो, आपके एसआई में आएगा, आरएस में आएगा, और सेकंड ग्रेड में काफी सारे एग्जाम्स में ये आता है, रीट में भी आता है ये, तो काफी सारा पटवारी वगैरह में आता ही है। तो आप इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से रेडी कर लो, है ना। तो इसमें अपना आंसर जो है वो अपना हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, केवल ए और सी। ठीक है, ए और सी जो है ये अपने क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर, एसएलआर और आरआर बैंक दर तथा आरआर ट्रिपल आर की दरों में वृद्धि करने पर क्या होगा? अगर रिजर्व बैंक जो है इन सब की वृद्धि कर दे, ठीक है, इनकी दरों में वृद्धि कर दे, तो फिर क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता घटती है। ठीक है, ये क्या है, जो व्यापारिक बैंक जो होते हैं उनकी साख सृजन क्षमता जो है वो क्या है, घट जाती है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्न में से कौन कौन से साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय हैं? ठीक है, तो साख नियंत्रण के अपने क्या है, दो तरह के उपाय होते हैं, एक होते हैं गुणात्मक और एक होते हैं मात्रात्मक। ठीक है, और ये कौन करती है, ये साख नियंत्रण के उपाय अपने आरबीआई करती है। ठीक है, तो दो तरह के, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो अब देखो, मात्रात्मक देखते हैं अपन क्वेश्चन, फिर मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। सबसे पहला है रेपो दर, फिर न्यूनतम मार्जिन में परिवर्तन, फिर क्रेडिट राशनिंग, एसएलआर और एसडीएफ। इसमें से सही कोड बताना है अपने को। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, डी और ई जो है अपने क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो है अपने क्या है, अपने मात्रात्मक उपाय हैं। तो अब एक बार मैं फटाफट से देखो आपको मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं, क्योंकि देखो लगभग काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अगर हम मात्रात्मक उपाय में देखें, ठीक है, मात्रात्मक में देखें तो कौन कौन से आएंगे, देखो रेपो रेट आएगी, फिर या तो रेपो रेट को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, फिर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो आ जाएगा, या एसएलआर आ जाएगा। ठीक है, फिर एमएसएफ है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग कुछ होता है, फंड वगैरह कुछ है ना, फिर एसडीएफ क्या होता है, एसडीएफ होता है, फिर रिवर्स रेपो रेट है ना, अभी हमने देखा था रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा, फिर खुले बाजार की क्रियाएं क्या आएगा, खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं वो भी इसी में आएगी मात्रात्मक में, और बैंक दर नीति नीति है ना, बैंक रेट जो है, ये बी आर लिखा मैंने, बैंक रेट, ये सारी जो है ये मात्रात्मक हो जाएगी। और इसके बाद गुणात्मक अगर उपाय हम देखें तो क्या आएगा, चयनात्मक साख नियंत्रण आ जाएगा, या क्रेडिट राशनिंग, ये जो क्रेडिट राशनिंग लिखा है गुणात्मक में आएगा, फिर नैतिक दबाव बनाया जाएगा बैंकों पर, है ना, प्रचार किया जाएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, ये सारे जो है अपने गुणात्मक है। न्यूनतम मार्जिन में परिवर्तन, तो ये सारे अपने क्या हो जाएंगे, गुणात्मक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 68, सूची 1 और 2 को अपन को सुमेलित करना है। इसके अच्छा आंसर यहाँ नीचे दे रखे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, इसको बहुत ऊपर पहुंच गए अपन। ये रहा देखो 68 क्वेश्चन, ये देख लो आराम से इसको आप क्वेश्चन को। ठीक है, आधार कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन और ये सब देखो। इसका थर्ड ऑप्शन जो है ना ये क्या अपने करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आधार कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन। तो इसमें अपना बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध उत्पादन कर। ठीक है, ये अपने क्या है, सही हो जाएगा। फिर आता है स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन। तो ये अपना कौन सा आ जाएगा, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेक्टर। फिर आता है तीसरा साधन लागत पर सकल मूल्य संवर्धन। तो ये अपने कौन सा आ जाएगा, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस
शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है ये अपने क्या सही हो जाएगा। और फिर बाजार कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन, ये अपना कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 69 निम्न कथन दिए गए हैं। ए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई। दूसरा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसूची 2 में शामिल बैंक अनुसूचित जो बैंक है वो कौन से कहलाते हैं, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। फिर सी, रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2026 तक लक्षित मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 ± 2% रखा गया है। इसमें से हमें सही कथन बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, केवल ए सही है, बी और सी अपने क्या है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन जो है देख लेते हैं कि गलत क्यों है। तो पहला वाला तो देख ही लिया कि आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई, लेकिन अगर अधिनियम देखें तो वो 1934 का था। अब दूसरा वाला जो है देखो, बैंकिंग अधिनियम 1949 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बैंकिंग अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 जो है ना, 1934 वाला जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो था ना, आरबीआई अधिनियम, आरबीआई एक्ट 1934 वाला जो था, उसकी अनुसूची 2 में शामिल बैंक जो है वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। तो ये वाला क्या है, गलत आ जाएगा। आरबीआई एक्ट 1934 जो है ना, ये देखो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम ये वाला, इसके इसकी जो अनुसूची 2 है इसमें शामिल जो बैंक है वो क्या कहलाते हैं, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद लक्षित मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है वो केंद्र सरकार द्वारा रखा गया, ना कि आरबीआई द्वारा। तो ये आरबीआई ने नहीं रखा ये लक्ष्य, ये 4 ± 2 जो है ये किसने रखा है, अपने सरकार ने रखा है। किसने रखा है, गवर्नमेंट ने रखा है, ना कि आरबीआई ने। तो ये अपने क्या आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 70 पे चलते हैं। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जो 1 रुपए का जो नोट आता है, जो आजकल कहीं दिखाई भी नहीं देता, बहुत रेयर है, तो उस पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वित्त सचिव जो है उसके जो है हस्ताक्षर की होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नैनो रोबोट व नेटवर्किंग का विकास नैनो तकनीक की कौन सी पीढ़ी में हुआ है। ठीक है, तो कौन सी पीढ़ी में हुआ है, ये अपने थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी में जो है हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें कि नैनो तकनीक के विकास का अगर हम क्रम देखें, तो पहली पीढ़ी जो है ना, पहली पीढ़ी उसका प्रारंभ सन 2000 से हुआ। ठीक है, पहली पीढ़ी का प्रारंभ 2000 से, और इस पीढ़ी के जो निष्क्रिय नैनो संरचनाओं का विकास हुआ है ना, निष्क्रिय जो नैनो संरचनाएं थी उनका विकास हुआ इस पीढ़ी में, जैसे एयरोसोल हो गया, पॉलीमर्स हो गया। फिर दूसरी पीढ़ी आई, तो अपने 2005 में दूसरी पीढ़ी आ गई। इस पीढ़ी में सक्रिय नैनो संरचनाएं, देखो पहली वाले में तो निष्क्रिय हुई, अब क्या आएगी, धीरे धीरे भाई डेवलप भी तो होगा, है ना। तो सक्रिय जो है नैनो संरचनाएं विकसित हुई, जैसे कि नैनो संवेदक हो गए, नैनो ड्रग्स हो गए, नैनो कैप्सूल, नैनो रसायन। ठीक है, इसके बाद आई तीसरी पीढ़ी जो 2010 में आई। ठीक है, पहली वाली 2000 में, फिर दूसरी 2005 में, तीसरी 2010, 5-5 साल से आई। इस पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में जो है उत्पादों को सिस्टम ऑफ नैनो टेक्निक नाम दिया गया। क्या दिया गया, उत्पादों को क्या नाम दिया गया, सिस्टम ऑफ नैनो टेक्निक नाम दिया गया। जैसे नैनो रोबोट बनाए गए, फिर 2D 3D नेटवर्किंग आई। ठीक है, इसके बाद जो चौथी पीढ़ी है, ठीक है, चौथी पीढ़ी जो है 2015 से प्रारंभ हुई, और इसमें मॉलिक्यूलर ऑफ नैनो तकनीक नाम दिया गया। इस टेक्नोलॉजी जो है चौथी वाली को क्या नाम दिया गया, मॉलिक्यूलर ऑफ नैनो टेक्निक। इसमें आणविक पदार्थों के विनिर्माण पर जोर दिया गया। ठीक है, आणविक पदार्थ जो है उनके निर्माण पर जोर दिया गया। तो नैनो जो रोबोट और नेटवर्किंग जो है ये अपने किस में आए, तो ये अपने नैनो रोबोट जो है ये अपने तीसरी पीढ़ी में आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नैनो कण कितने डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है। तो इससे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 60 डेसिबल तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 73 क्वांटम डॉट्स के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। ए, ये चुंबकीय पदार्थों के अर्धचालकों के क्रिस्टलीय नैनो कण होते हैं। बी, इनका आकार 20 nm से 100 nm होता है। सी, इसमें चुंबकीय आघूर्ण की क्षमता पाई जाती है। और डी, इसका आकार आरबीसी की अपेक्षा 20 गुना बड़ा होता है। कूट। ठीक है, इसमें हमको सही बताना है क्वांटम डॉट के बारे में। ठीक है, आरएस में क्वेश्चन आता है,
तो ध्यान रखना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और सी जो है सही है, बी और डी क्या अपने का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटम डॉट के बारे में थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। इसको जो है जर्मनी के मैक्स प्लैंक संस्थान ने बनाया है। कौन सा संस्थान था? मैक्स प्लैंक संस्थान। लिख देती हूँ फटाफट, मैक्स प्लैंक संस्थान जो है उसने बनाया है, जर्मनी का है ये। और ये चुंबकीय पदार्थों के अर्धचालकों के क्रिस्टलीय नैनो कण होते हैं। इसमें जो है देखो इनका आकार जो है वो कितना है अपने, तो ये हमको देखना होगा। 2 से 10 नैनोमीटर तक होता है इनका आकार जो है, वो 2 से 10 नैनोमीटर तक होता है, ना कि 20 से 100 नैनोमीटर। कितना होता है? 2 से 10 एनएम जो है वहां तक इसका आकार होता है। और ये आरबीसी की अपेक्षा 20 गुना छोटे होते हैं। किसकी अपेक्षा? 20 गुना छोटा, ना कि बड़ा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? 20 गुना छोटे होते हैं ये। ठीक है, बाकी सारे जो है सही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74, निम्न में से किस नैनो तकनीकी के माध्यम से डीएनए व आरएनए अणुओं का विश्लेषण किया जाता है? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नैनोपोर प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 75, फुलरिन की संरचना में कितने षटभुज होते हैं? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 होते हैं अपने इसमें, हेक्सागॉन्स होते हैं 20 फुलरिन में। और फुलरिन जो है एक फुटबॉल की तरह होती है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल की तरह होती है। और इसका जो नाम है वो प्रसिद्ध वास्तुकार अपने बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरिन रख दिया गया। ठीक है, और फुलरिन का जो अणु होता है उसमें 60, 70 या अधिक जो है कार्बन परमाणु भी पाए जाते हैं। और फुलरिन की जो संरचना है उसमें 12 तो पंचभुज यानी कि पेंटागन पाए जाते हैं, और 20 जो है षटभुज होते हैं यानी हेक्सागोन होते हैं। तो 12 तो पंचभुज और 20 जो है ये षटभुज होते हैं। और ये कार्बन का शुद्धतम क्रिस्टलीय अपर रूप है। ये याद रखना है, मानव निर्मित है ये। ठीक है, कार्बन का शुद्धतम क्रिस्टलीय अपर रूप है, तो ये इसको अपने को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन पहचानिए। सही कथन बताना है। ए, द्विविमीय नैनो पदार्थ की 2 विमाएं नैनो स्केल की रेंज में होती है। और बी, क्वांटम स्टेप एक विमीय नैनो पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, ना तो एक और ना ही बी जो है सही है, दोनों ही अपने क्या है? गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77, निम्न में से कौन सा नैनो पदार्थ एल्यूमिनोसिलिकेट का खनिज है तथा जिसका उपयोग जल शोधन व तेल शोधन जो है उसमें किया जाता है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जियोलाइट जो है ये अपने क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 78, ये पूरा देखो आपको साइंस टेक्नोलॉजी वाला है, तो इसको ध्यान से देखना होगा आपको, है ना। डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? ठीक है, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये अवधारणा, तो ये अपने थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेड्रियन सीमन जो है, इन्होंने जो है ये सबसे पहले जो है अपने ये अवधारणा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ए, इसकी शुरुआत 2015 में 4,500 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ की गई। बी, अगस्त 2025 तक इसके अंतर्गत 40 पेटाफ्लॉप की कुल कंप्यूटिंग क्षमता वाले 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं। और सी, इस मिशन को वर्तमान में 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसमें अपने को कौन सा सही है ये बताना है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है, ए बी सी तीनों ही कथन अपने क्या है? करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 80, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज हेलो का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। इसमें जो विंडोज हेलो है ये क्या है? तो इसका अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विंडोज डिवाइस में साइन इन करने के लिए जो है विंडोज हेलो का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 81, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चैटबॉट और उसके निर्माता दे रखे हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रॉक, ये मेटा ये अपने क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉक जो है इसका निर्माता कौन है? एक्स
AI है, कौन सा है? ग्रॉक का निर्माता जो कंपनी देख लो या कुछ भी देख लो, तो XAI है। कौन सी है? XAI। और ये एलन मस्क की है। किसकी है ये? एलन मस्क की है। सब लोग जानते ही होंगे एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये एलन मस्क। बाकी सारे सही हैं। चैट जीपीटी ओपन एआई ने बनाया है, जेमिनी गूगल डीप माइंड ने, फिर ये अपना हो जाएगा क्लाउड, तो ये अपने एंथ्रोपिक जो है इन्होंने बनाया है। फिर और भी काफी सारे हैं, जैसे कि डीप सीक जो हो जाएगा, तो डीप सीक चाइना का है ना। मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस का है। तो ये सब याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 82 निम्न मेमोरी का उनकी गति के आधार पर सही आरोही क्रम है। सही आरोही क्रम बताना है, कम से ज्यादा, ठीक है, वाला जो है हमें क्रम बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, HDD, फिर रैम, फिर ये कैश मेमोरी, और फिर रजिस्टर जो है ये अपना क्या है? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 83 स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रारंभ में कर दिया गया था? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय जो पीढ़ी है उसमें जो है इसका प्रयोग कर लिया गया था, ठीक है, मैग्नेटिक टेप जो है इसका प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 निम्न में से कौन सी नेटवर्किंग युक्ति न केवल अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ता है बल्कि उन्हें परिष्कृत कर आगे भेजता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, राउटर जो है ये अपना क्या है? सही हो जाएगा, ठीक है। राउटर देखो ये क्या होता है कि ये ब्रिज की तरह अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये ब्रिज होता है ना, उसकी तरह ये अलग अलग जो है नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें अंतर देखो, जो अपना इतना है कि ब्रिज संकेतों को केवल मार्ग उपलब्ध कराता है, जबकि राउटर जो है उन्हें परिष्कृत कर आगे भेजता है, ठीक है। ठीक है, इस राउटर और ब्रिज जो है दोनों का काम एक जैसा ही है लगभग, कि ब्रिज भी देखो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है और राउटर भी यही करता है। लेकिन ब्रिज और राउटर में अंतर सिर्फ इतना है कि ब्रिज जो है खाली संकेतों को भेज देता आगे, है ना, और राउटर क्या करता है कि उनको परिष्कृत करके आगे भेजता है, बस इतना ही डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 85 निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन पहचानिए। सही बताना है। ए विश्व के पहले माइक्रोप्रोसेसर का नाम इंटेल 4008 है, जिसे टेड हॉफ द्वारा विकसित किया गया। बी भारत का माइक्रोप्रोसेसर का नाम शक्ति है, जिसे 2018 में आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। तो सही बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल बी सही है, ये वाला जो है क्या है? गलत हो जाएगा। देखो, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम जो है वो क्या है? इंटेल 4004 है, ना कि 4008, ठीक है। इंटेल 4004 है, ना कि 8 है। और इसे टेड हॉफ इंटेल के इंजीनियर है जिन्होंने इसको जो है बनाया है, ठीक है। इसमें 2300 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। ये जो है ना पहला वाला जो बना है दुनिया का, इसमें कितने 2300 ट्रांजिस्टर लगे थे, ठीक है, 2300। और भारत में जो निर्मित जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है? शक्ति है। और इसे आईआईटी मद्रास ने 2018 में लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 86 भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से कौन से विषय हस्तांतरण के लिए प्रांतीय विषयों की सूची में उल्लेखित है? ए धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती, बी औद्योगिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा सहित उद्योगों का विकास, और सी ब्रिटिश भारत में तीर्थ यात्राएं। तो इसमें से हमको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी तीनों ही क्या अपने सही है, ठीक है। ये तीनों ही क्या है उसमें शामिल है, ठीक है, उल्लेखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा या अंतःस्थापित प्रतिस्थापित किया गया? ठीक है, पहला संशोधन अधिनियम जो है, तो जो है उसमें से कौन से जो है ये जोड़े गए? सही विकल्प चुने, ठीक है। तो 15/4, 19/2, 31 क, 31 ख, 32 क, 35 क, इसमें हमको सही बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, 1, 2, 3 और 4 ये जो है अपने क्या है? जोड़े गए थे, ठीक है। बाकी ये 32 क और 35 क जो है ये क्या अपने नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 88 भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, किसी प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है। और दूसरा, यदि गवर्नर जनरल किसी प्रांत के गवर्नर से रिपोर्ट प्राप्त करने पर संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें प्रांत की सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती, तो वह उद्घोषणा द्वारा सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो जो है अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही क्या है इसमें से सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 89। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। ठीक है, गलत बताना है तो आराम से आप इसको देख लो, इतना ही है ये क्वेश्चन। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन जो है ये क्या है करेक्ट है। इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया है और यह क्रिस्त मिशन के तहत किया गया था, ये क्या है गलत है। ठीक है, ये जो 1935 का जो अधिनियम था इसके तहत जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। बर्मा यानी कि जो म्यांमार है उसको भारत से अलग कर दिया गया था। और बाकी सारे जो है कथन सही है, तो आप उनको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 90, निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जो है ये क्या है करेक्ट हो जाएगा, ये केवल नागरिकों द्वारा जो है इसका दावा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो जो केवल नागरिकों को जो प्राप्त जो मूल अधिकार है वो कौन कौन से है, तो मैं बता देती हूँ। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये केवल जो है ये नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल जो है मूल अधिकार ये नागरिकों को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 91, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य जो वाद है 1965 का, इसमें जो है ये कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कोट चुने। ए, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था जिसका नाम एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। सी, महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया गया। और डी, दस्तावेज को एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था। ठीक है, तो इसमें से अपने को सही कोड जो है बताना है, तो केवल ए बी डी जो है ये अपने सही है। पहला वाला है ना ए बी डी सही है, सी वाला क्या है अपने गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाला क्या है गलत हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 93, प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, बॉम्बे, बंगाल और बिहार जो है यहाँ पर जो है अपने द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का जो है प्रावधान किया गया था। ठीक है, जो अपना जो ब्रिटिश भारत था उसमें कुल 11 प्रांत थे। ठीक है, प्रांतों के लिए पहली बार पृथक संविधान का प्रावधान किया गया था। 11 प्रांतीय विधानमंडलों में से 6 जो है इनको द्विसदनीय बनाया गया था। 6 जो है उनको द्विसदनीय बनाया गया था। ठीक है, तो कौन कौन से थे सदन, एक तो विधान परिषद था और एक विधान सभा कहलाया। ठीक है, विधान परिषद जो था वो उच्च सदन था और विधान जो सभा था वो अपना निम्न सदन था। तो ये 6 प्रांत कौन कौन से थे, 3 तो हम देख ही चुके है ना, ये बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया और बिहार हो गया। फिर 3 कौन से बचे, मद्रास, कौन सा है मद्रास हो गया, फिर संयुक्त प्रांत और असम। ठीक है, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम जो है यहाँ पे भी ये 6 प्रांतों में जो है ये द्विसदनात्मक
विधानमंडल बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों को विधायी शक्तियां केंद्र से प्रत्यायोजन द्वारा प्राप्त हुई। बी, भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायन की अशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी गई। और ठीक है, अच्छा 3 ही पॉइंट है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन अपने को क्या है करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है ना वो सही हो जाएगा। केवल एक सही है। चलिए देखते हैं, केवल एक जो है ये अपना क्या है सही हो जाएगा, बाकी दोनों क्या है गलत हो जाएंगे, है ना। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों को विधायी शक्तियां केंद्र से प्रत्यायोजन द्वारा प्राप्त हुई, खाली यही वाला क्या है अपने सही हो जाएगा, बाकी जो है क्या है गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 95 पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत स्वतंत्रता का निम्न में से कौन सा अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में नहीं दिया गया था? ठीक है, तो कौन सी जो स्वतंत्रता है वो मूल संविधान में नहीं दी गई थी? तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है ये अपने बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो अपना 97वां जो संविधान संशोधन था ना 2011, ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96। राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्न में से कौन नियत करता है? ठीक है, तो विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय कौन जो है नियत करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो जो है करेगा। और जो है अनुच्छेद 324 में जो है ये अपने दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97। भारत के संविधान निर्माण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, संविधान निर्माण की बात हो रही है। पहला, प्रारूप समिति ने संवैधानिक सलाहकार बी.आर. राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप का अपना संस्करण तैयार किया, जिसे इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। बी, संविधान सभा का 11वां सत्र 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ, जब संविधान सभा द्वारा निर्धारित संविधान अंततः पारित हुआ। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही क्या है अपने कथन क्या है सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 98। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित शब्द बंधुता का संबंध निम्न में से है। ठीक है, तो बंधुता, पहला व्यक्ति की गरिमा, दूसरा राष्ट्र की एकता। ठीक है, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। 1 और 2 दोनों ही क्या अपने सही है, बंधुता का दोनों ही क्या है अर्थ हो जाएगा। ठीक है, उद्देशिका आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उद्देशिका में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत शब्द जो है इसका यूज कितनी बार हुआ, तो 2 बार हुआ है। क्रम पूछ लेंगे आपको, है ना, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99। भारत की संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति बनाए जाने के बारे में प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन, जे.बी. कृपलानी जो है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी ना कब हुई थी? 10 दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी बैठक। तो इसमें जे.बी. कृपलानी जो है इन्होंने जो है कार्य संचालन समिति जो है इसके जो है प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, और जो सभापति और 15 सदस्यों से मिलकर बननी थी। ठीक है, और इसमें मतलब कितने लोगों से मिलकर बनने वाली थी? 15 सदस्यों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आइए आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है। निम्न को सुमेलित करना है। विधायी विषय और संविधान में उल्लेख जो है दे रखा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये अपने क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो मिलान कर लेते हैं। कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क, तो ये क्या अपने संघ सूची हो जाएगा। फिर मादक द्रव्य का उत्पादन, तो ये अपने क्या हो जाएगा
राज्य सूची का है ये विषय, ठीक है। विवाह और विवाह विच्छेद जो है ये अपने संवर्ती सूची का विषय है, और नगरीय निर्धनता उन्मूलन ये अपने 12वीं अनुसूची में दे रखा है, ठीक है। दोस्तों ये आज के अपने हो गए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, पूरे के पूरे माइनर टेस्ट 6 जो है आपका एसआई का उसके क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर आपको हिंदी वाले अगर चाहिए पेपर्स तो मेरे को बता देना उनका सॉल्यूशन, तो मैं लेके आ जाऊंगी। वैसे मैंने हिंदी का एक पेपर डाल रखा है माइनर टेस्ट 1। अगर आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको नीड ही नहीं है तो मैं फिर वो वीडियोस क्यों डालूं, है ना। अगर आपको जरूरत होगी तो मैं जरूर डाल दूंगी। और दोस्तों मैंने फर्स्ट ग्रेड का भी जो है कलाम का टेस्ट सीरीज वो अपने शुरू कर दिया है, तो आपके जो भी फर्स्ट ग्रेड वाले जो दोस्त हैं, ठीक है, जीके के, तो उनको देख लेना। वीडियो मैंने डाल दिया है प्लेलिस्ट, और मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कल जो है मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, फिर अपन जल्दी मिलते हैं।